Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं भरत राय पाथफाइंडर के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो रिसेंटली हमने देखा एक न्यूज आई छठ पूजा के रिगार्डिंग दैट टॉक्सिक फोम ऑन यमुना विल बी क्लियर्ड इन 1 or 2 days, सेज दिल्ली मिनिस्टर आतिशी। दिल्ली मिनिस्टर ने कहा कि छठ पूजा आने वाली है और उसके पहले जो टॉक्सिक फोम क्रिएट हुआ है यमुना में उसको हम लोग क्लियर कर देंगे। Then there was a news that Delhi Minister Atishi on November 16 said the toxic foam on Yamuna will be cleared in the next 1 or 2 days and asked the Uttar Pradesh government to stop the release of the dirty water in the river. दिल्ली मिनिस्टर ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी है कि आप डर्टी वाटर रिलीज करना बंद कर दें यमुना में, ताकि हम लोग उसकी और अच्छे से क्लीनिंग कर पाएं। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि क्या सच में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है यमुना में फोम के लिए, या फिर ये एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज किया जा रहा है। उसके बाद अगर हम देखें, बीजेपी स्लैम्स आप फॉर टॉक्सिक फोम इन यमुना बिफोर छठ पूजा। छठ पूजा जैसा हमें पता है कि बिहार, झारखंड, ईस्टर्न यूपी और एमपी के कुछ इलाकों में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है जो दीपावली के 6 दिनों के बाद आता है, और इसमें सूर्य देव की आराधना करी जाती है नदी और तालाबों में डुबकी लगा के, यानी कि वाटर बॉडीज में डुबकी लगा करके, और सूर्य देव की उगते हुए और डूबते हुए सूर्य की आराधना करी जाती है। उसके लिए नदियों का साफ होना जरूरी है, घाट्स प्रिपेयर होने जरूरी हैं। तो उसके लिए यहाँ पे बीजेपी ने भी आपसे कहा है कि छठ पूजा के पहले ये यमुना क्लीन हो जानी चाहिए, ताकि दिल्ली में लोग वहाँ पे जो हैं अपनी आराधना कर पाएं। अहेड ऑफ छठ पूजा मनोज तिवारी आस्क्ड दिल्ली एलजी टू इंश्योर क्लीनिंग ऑफ यमुना रिवर। तो ऐसे बहुत सारी न्यूज आसपास में 15 तारीख से लेकर अभी तक की चलते आ रही है, क्योंकि छठ पूजा अभी 1-2 दिन में चालू हो जाएगी और आपको देखने में मिल रही है न्यूज। तो हम देखते हैं कि कैसे एक्चुअली ये फोम्स बनते हैं, ये फोम्स हैं क्या, इन फोम्स के हेल्थ हजार्ड्स क्या हैं, क्या सच में यूपी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है इस फोमिंग के लिए इन यमुना रिवर, या फिर इसके बारे में एक डिटेल जानकारी लेंगे। उसके पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि हमारे ऑफलाइन सेंटर्स प्रयागराज में खुल गए हैं। वहाँ पे 2025-26 के लिए बैचेज चालू हैं। बैच स्टार्ट फ्रॉम December 15। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए 40% ऑफ है। 30 नवंबर के पहले आप इनरोल कर सकते हैं। और अगर आप कोई और ज़्यादा इंक्वायरी करना चाहते हैं देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। इसके अलावा आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा इस वीडियो के लिंक में, जहाँ पे आप अपनी क्वेरीज डाल के पता कर सकते हैं। काउंसलिंग फॉर्म भी मिल जाएगा। उसके अलावा वीडियो के लिंक में आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ के वीडियोज़ और नोट्स की जानकारी ले सकते हैं। नोट्स वहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे आपको। और अगर आप ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो BR10 कोड यूज़ करके 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या एक्चुअली हो रहा है। तो ये 2021 की न्यूज़ है, ये 2021 की न्यूज़ है। तो फोमिंग आज की प्रॉब्लम नहीं है, फोमिंग बहुत टाइम से चली आ रही है। सो 2021 का ये न्यूज़ है। रिसेंटली अ लेयर ऑफ फ्रॉथ वाज सीन फ्लोटिंग ओवर पार्ट्स ऑफ द यमुना रिवर विच हैज़ नाउ बिकम अ रिपीट ऑकरेंस इन दिल्ली। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि 2023 में भी ये हो रहा है। Earlier high levels of ammonia in Yamuna resulted in frequent disruption of Delhi's water supply। हमें पता है कि दिल्ली में ड्रिंकिंग वाटर की कितनी प्रॉब्लम हो जाती है कुछ इलाकों में। इफ़ वी सी, अगर आप पानी का टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स की मात्रा निकालते हैं तो जनरली TDS 200 के नीचे होना चाहिए फॉर हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर, बट कहीं कहीं पे ये TDS 1900 के आसपास चला जाता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर है। आप नेकेड आई से पानी गंदा देख सकते हैं। ऐसा हो जाता है, ड्रिंकिंग वाटर जो टैप वाटर आता है वो नेकेड आई से गंदा दिखने लगता है। तो इट वाज अ प्रॉब्लम। अर्लियर हाई लेवल्स ऑफ अमोनिया इन यमुना रिजल्टेड इन फ्रीक्वेंट डिस्ट्रप्शन टू दिल्लीज वाटर सप्लाई। तो ये न्यूज़ 2021 की है। तो एक्चुअली हम देखेंगे कि फॉर्मिंग होती क्या है। सो एवरी ईयर एज विंटर सेट्स, ये जनरली विंटर के टाइम पे ही आता है। The Yamuna begins to resemble a glacier as thick sheets of foam blanket the river। ये जो फोम के ऐसे फोम बन जाते हैं, ये देखो यहाँ पे आपको फोम दिख रहा है, ये पूरे के पूरे फोम है। तो ये यमुना ना एक ग्लेशियर की तरह दिखने लगती है, क्योंकि उसके चारों ऊपर पूरा फोम बन जाता है। This froth is toxic and can have extremely adverse effects if consumed or even touched। तो ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है, इतना टॉक्सिक कि अगर आप टच भी करते हैं तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स होनी चालू हो जाती हैं। सो ये फोम है क्या? फोम और फ्रॉथ फॉर्मेशन इज अ फेनोमेनन दैट टेक्स प्लेस ऑन मेनी लेक्स एंड स्ट्रीम्स। फोम बबल्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑर्गेनिक मैटर, ये कीवर्ड होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर decomposes। These foam producing molecules have one end that repels water and another end that attracts water, and they work to reduce the surface tension on the water surface।
इसमें आप अगर ऐसा देखें तो होता ये है कि ये जो फोम प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उनमें ये एक एंड है और ये एक एंड है। ये एंड अट्रैक्ट करता है वाटर को और ये एंड रिपेल करता है। तो आप देख रहे हैं कि एक जगह पे पानी का सरफेस टेंशन ज़्यादा क्रिएट होने लगता है, वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा सिकुड़ने लगती है। दैट उसकी वजह से होता क्या है, and they work to reduce the surface tension on the water surface. These foam bubbles are lighter than water, so they float on the surface as a thin film that gradually accumulates. जब एक जगह पानी इकट्ठा होने लगता है, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि इधर से रिपेल होता है और इधर से अट्रैक्ट होने लगता है, तो यहाँ पे सरफेस टेंशन कम होने की वजह से ये लाइट हो जाता है और लाइट होने की वजह से फिर ये क्या होता है, वहाँ सरफेस पे तैरने लगता है। अब ये फोम बना किस चीज का होता है, तो अबाउट 1% ऑफ द फोम इज मेड अप ऑफ फोमिंग एजेंट्स लाइक फॉस्फेट्स एंड सरफेस सर्फेक्टेंट्स। द रिमेनिंग 99% इज एयर एंड वाटर। मोस्टली एयर और वाटर का इसमें योगदान होता है, लेकिन 1% जो होता है उसमें कुछ फोमिंग एजेंट्स होते हैं। ऐसा समझ लो कि एक बाल्टी में पानी है, उसमें आपने सर्फ मिला दिया और सर्फ को आप ऐसे ऐसे हिलाते हैं तो फिर वो क्या करता है, फोमिंग क्रिएट हो जाती है। तो ये 1% वो फोमिंग एजेंट्स और दैट इज फॉस्फेट्स और सर्फेक्टेंट्स हैं। आप पूरी एक बाल्टी पानी में पूरा 1 किलो सर्फ तो डालते नहीं, इतना सा सर्फ डालते हैं, तो इतना सा सर्फ भी कितना ज़्यादा फोम क्रिएट कर देता है। सेम चीज़ यहाँ पे 1% और 99% एयर और वाटर अपना खुद का काम कर देता है। नाउ कुछ खास इलाकों में है, जैसे आप एक देखें तो बुरारी वाला इलाका है, फिर कालिंदी कुंज और ओखला बैराज, ये सारे इलाके हैं जहाँ पे कि खास करके ये फोमिंग्स होती हैं। अब ये फोमिंग्स वहीं पे क्यों होते हैं? So when water with surfactants or detergents like molecule fall from a height such as the Okhla barrage, they churn to form the bubble in water. होता ये है कि अगर आप देखें तो होता ये है कि यहाँ ओखला बैराज से पानी नीचे गिरता है और इसमें अगर वो फॉस्फेट्स और सर्फेक्टेंट्स मिले होंगे तो पानी नीचे गिरने की वजह से थोड़ा सा ऐसे ऐसे मतलब उसमें चर्निंग होती है और उस चर्निंग की वजह से फिर यहाँ पे फोम क्रिएट होने लगता है, क्योंकि इसमें वो फॉस्फेट्स और सर्फेक्टेंट्स पहले से होते हैं। सो नाउ from it the foam formation begins to form after monsoon but intensify as winter approaches because foam bubbles are much more stable in lower temperature. आप ये चीज़ एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं कि आप एक ठंडे पानी में फोम बनाएं और एक गर्म पानी में फोम बनाएं। आप देखेंगे कि ठंडे पानी में फोम ज़्यादा स्टेबल रह रहा है रादर देन द गर्म पानी। तो ये विंटर के टाइम पे ज़्यादा हो जाता है और एज वी नो कि छठ पूजा नवंबर के आसपास आता है तो विंटर्स आनी चालू हो जाती हैं। सो इस टाइम पे वो फोम फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन दैट कैन कॉज द फोम फॉर्मेशन। अब ये सोर्सेज जो कि हमने सबसे पहले बात करी थी, हमने यहाँ देखा था दैट दे आस्क्ड द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू स्टॉप द रिलीज ऑफ डर्टी वाटर इन यमुना। तो क्या रीजंस हो सकते हैं? सो देयर इज अनट्रीटेड सीवेज वाटर में कंटेन सोप या डिटर्जेंट पार्टिकल्स, इंडस्ट्रियल रन ऑफ, ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म डिकम्पोजिंग वेजिटेशन, presence of filamentous bacteria that let out surfactants molecule or pollutants from sugar and paper industries in UP that can travel through the Hindon canal। तो एक तरह से अगर हम देखें तो यूपी के इंडस्ट्रीज यानी शुगर इंडस्ट्रीज और जो पेपर इंडस्ट्रीज हैं वो जो हिंडोन कैनाल से चल के आती हैं और यमुना में मिल जाती हैं, तो उसकी वजह से भी ये फॉर्मिंग होती है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे कि जियोग्राफी कैसे काम करती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए ये यमुना है, यहाँ से स्टार्ट होती है, ये यमुनोत्री है, यमुनोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होती है और यहाँ से यमुना चलती है, ये न्यू दिल्ली हुआ, फिर यहाँ से यूपी में एंटर करती है, ये आगरा कानपुर होते हुए ये प्रयागराज में आके मिल जाती है। प्रयागराज में आके यमुना गंगा से मिल जाती है। तो न्यू दिल्ली यहाँ पे है और यूपी इधर से स्टार्ट हो रही है ये रीजन्स में, और यमुना का फ्लो ऐसे है। तो क्या यूपी में जो पानी में पॉल्यूटेंट्स जा रहे हैं यूपी के इंडस्ट्रीज से, कैन दे बी अ रीज़न कि वो दिल्ली में फॉर्मिंग कर दें? बिकॉज पानी का फ्लो तो ऐसे है और पानी का फ्लो ऐसे है तो फिर यहाँ से ये निकल के और गंगा में मिलके यहाँ बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाते हैं। सो कैन इट बी ए रीज़न कि यूपी के इंडस्ट्रीज जो हैं उनमें से जो पॉल्यूटेंट्स निकल के यमुना में मिल रहे हैं उनकी वजह से दिल्ली में फॉर्मिंग हो जाए? तो ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि यूपी के पॉल्यूटेंट्स और यूपी के इंडस्ट्रीज की वजह से दिल्ली में फॉर्मिंग हो रही है, बट वी कैन से कि यहाँ पे अगर पानी गंदा हो रहा है तो इट कैन हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन यमुना एज वेल इन यूपी रीजन्स,
ऐसा नहीं है कि यूपी रीजन्स में भी वो कुछ प्रॉब्लम ना करे, बट यूपी रीजन्स में वो प्रॉब्लम सेम क्रिएट करेगी जो कि दिल्ली में कर रही है। बट दिल्ली में यूपी के इंडस्ट्रीज की वजह से फोमिंग होना, ये थोड़ी सी अजीब बात लगती है। सो विल सी कि ये फोमिंग के रीजन्स में हमने देखा था कि पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम शुगर एंड पेपर इंडस्ट्रीज इन यूपी दैट कैन ट्रेवल टू हिंडौन कैनाल, ये यूपी की बात की जा रही है, ये दिल्ली की बात नहीं की जा रही है, यूपी में जो फोमिंग होती है उसकी बात की जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं, हम ये देखेंगे कि उसके हेल्थ हजार्ड्स क्या है। तो जैसा हमने बताया था यहाँ पे कि इवन आप टच करते हैं तो शॉर्ट टर्म एक्सपोजर कैन लीड टू स्किन इरिटेशन और एलर्जीज, आपको स्किन इरिटेशन और एलर्जीज हो सकती हैं। इंजेक्शन में कॉज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स एंड डिजीजेज लाइक टाइफॉइड, एंड लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू हेवी मेटल्स कैन कॉज न्यूरोलॉजिकल इशूज, फॉर एग्जाम्पल लेड वगैरह से आपको बहुत ही ज़्यादा नर्वस प्रॉब्लम होती है। तो एक तरह से ये देखा जा सकता है। नाउ हाउ कैन फ्रॉथ फॉर्मेशन बी स्टॉप्ड, तो शॉर्ट टर्म में रिड ओखला पॉन्डेज ऑफ वाटर हाइकनीथ एंड डिटर्जेंट्स मस्ट बी बायोडिग्रेडेबल सो दे डू नॉट परसिस्ट एंड लूज देयर एबिलिटी टू कॉज फोम। बायोडिग्रेडेबल बना दो आप डिटर्जेंट, जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर तक पानी में टिक ही ना पाए। उसके बाद लॉन्ग टर्म में आपको अपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को अपग्रेड करना होगा और इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स को रोकना होगा। इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स जब तक आप नहीं रोकोगे तब तक आप कुछ भी कर लो, आपके पॉल्यूटेंट्स वहाँ जा कर के वो फोमिंग करेंगे ही करेंगे। इवन इफ फोमिंग ना करे तो वो पानी को पॉल्यूट तो करेंगे ही करेंगे, तो पॉल्यूशन तो हो ही रहा है। नाउ इफ वी सी कि सुप्रीम व्हाट आर सम अदर स्टेप्स टेकन टू स्टॉप द फ्रॉथ फॉर्मेशन, कुछ अदर स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। So the Delhi Pollution Control Committee (DPCC) banned the sale, storage and transportation of soaps and detergents not conforming to the quality standards set by Bureau of Indian Standards. Bureau of Indian Standards एक संस्थान है जो कि बहुत सारी वैरायटी ऑफ चीज़ों का स्टैंडर्ड सेट करता है कि हाँ ये स्टैंडर्ड के ऊपर होना चाहिए, इस स्टैंडर्ड के आसपास होना चाहिए। तो दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने उन सारे सोप्स और डिटर्जेंट्स को बैन कर दिए जो स्टैंडर्ड कमेटी के हिसाब से नहीं बैठ रहे हैं। द फिफ्थ रिपोर्ट ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी एक बहुत ही बड़ी संस्थान है, हम लोग कभी एनजीटी के बारे में भी पढ़ेंगे। अपॉइंटेड यमुना मॉनिटरिंग कमिटी नोट्स दैट थ्रू BIS स्टैंडर्ड्स फॉर डिटर्जेंट्स हैव बीन इम्प्रूव्ड, इट इज नॉट क्लियर वेदर दीज स्टैंडर्ड्स विल एक्चुअली बी इन्फोर्स्ड। देखो इम्प्रूव तो हुई हैं, बट क्या ये स्टैंडर्ड्स इन्फोर्स होंगी, एनजीटी का सबसे बड़ा मतलब कंसर्न यहीं पे है। The role of regulatory bodies like Central Pollution Control Board (CPCB) is the apex body of pollution control in India. DPCC and pollution control boards is generally limited to implementing discharge effluent standards. ये बस implement तक ही रहते हैं, उसके आगे इनका कोई रोल होता नहीं है। Now सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ रूलिंग्स आई थी इसमें, that सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को, आर्टिकल 243W को, where municipalities and local authorities with the performance of functions and implementation of schemes as may be interested to them। कहने का मतलब यह है कि म्यूनिसिपैलिटीज और लोकल जो बॉडीज होती हैं, लोकल अथॉरिटीज, उनको भी अपना एक रोल प्ले करना होगा पानी के साफ सफाई में। आइटम 6 ऑफ द शेड्यूल इंक्लूड्स पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जो शेड्यूल 11 वगैरह है, शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 की बात करें हम, 12th शेड्यूल के आइटम 6 में लिखा हुआ है दैट लोकल बॉडीज एंड म्यूनिसिपैलिटीज मस्ट लुक आफ्टर द पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो एक तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स का भी उल्लंघन हो रहा है अगर फॉर्मिंग वगैरह हो रही है। देन आर्टिकल 21 सबको पता है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, उसका उल्लंघन तो हो ही रहा है। अगर आपको साफ पानी पीने को नहीं मिल रहा है, आपको साफ पानी नहाने को नहीं मिल रहा है, तो दिस इज नॉट अ गुड लाइफ टू बी लिव्ड अपॉन। सो आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है जो कि राइट टू लाइफ का उल्लंघन है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने कुछ CPCB को भी डायरेक्शंस दिए थे कि आप एक रिपोर्ट सबमिट करिए कि रिपोर्ट आइडेंटिफाइंग म्यूनिसिपैलिटीज अलोंग द रिवर यमुना विच हैव नॉट इंस्टॉल्ड टोटल ट्रीटमेंट प्लांट्स फॉर सीवेज। आप एक ऐसा रिपोर्ट दीजिए जिसमें कि हम उन म्यूनिसिपैलिटीज की बात करेंगे जिन्होंने जो मतलब यमुना के किनारे हैं और उन्होंने टोटल ट्रीटमेंट प्लांट सीवेज के लिए नहीं लगाया हुआ एज पर द रिक्वायरमेंट्स। एंड इट आस्क्स CPCB टू हाईलाइट एनी अदर सोर्स ऑफ प्रोमिनेंट कंटामिनेशन विद इन द लिमिट्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज एंड टू सबमिट प्रायोरिटी वाइज लिस्ट। एक लिस्ट बनाने की बात करी थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने, ऑल्दो ये भी बहुत पुरानी बात हो गई है, बट इस पर भी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। फोमिंग की प्रॉब्लम आज भी कंटिन्यूड है। तो दोस्तों पॉल्यूशन इन यमुना के कॉजेज क्या क्या हैं? तो सबसे पहले हम लोग शुरू से बात ही कर रहे हैं इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, अमोनिया उसमें सबसे बड़ा है। मिक्सिंग ऑफ ड्रेन्स, जितनी भी नालियाँ बहती है वो यमुना में जाके गिर जाती हैं। जो ड्रेन जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब नॉन अनट्रीटेड वाटर रखता है उसमें। और राइजिंग अमोनिया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ही, दैट इंक्रीजेज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड।
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और पानी में, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। एंड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इन वाटर इज अबव 1 ppm इट इज टॉक्सिक टू फिशेज, मतलब ये मरीन डाइवर्सिटी या फिर एक्वेटिक डाइवर्सिटी के लिए भी खतरनाक होती है। अगर 1 ppm से 1 पार्टिकल पर मिलियन से अगर अमोनिया ज़्यादा हो जाए तो, और लॉन्ग टर्म इंजेक्शन की वजह से कॉजेज डैमेज टू इंटरनल ऑर्गन्स। ह्यूमंस में भी अगर 1 ppm अमोनिया से ज़्यादा हो गया तो लॉन्ग टर्म अगर आप इनटेक लेते हैं तो उसकी वजह से आपको डैमेज हो सकता है। ये यमुना के बारे में हमने बात करी थी, जो हमने यहाँ पे बताया था कि यमुना कहाँ से निकलती है और कैसे चल के आती है। यहाँ पे एक डिटेल्ड आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। तो आज हमने देखा कि यमुना में फोमिंग क्यों होती है, यमुना में फोमिंग के लिए रीजंस क्या क्या हैं, हम उसको कैसे क्लियर कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट्स की कुछ रूलिंग्स क्या क्या हैं, और फ्रॉड फॉर्मेशन को स्टॉप करने के लिए कुछ स्टेप्स क्या हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अगर मैं आपसे फिर से बोलना चाहूँगा कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन को एक स्टेप अप ले जाना चाहते हैं तो प्रयागराज वाले सेंटर में एडमिशन ले सकते हैं। दिसंबर 15 से बैचेस स्टार्ट हैं। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। उसके अलावा गूगल फॉर्म आपको लिंक में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, और अगर आप इन अनअकैडमी ऑनलाइन पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप BR10 कोड का यूज़ कर सकते हैं, आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं फिर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। Unacademy. Let's crack it.